अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपसे इमरान ख़ान की मुखालफत की वजूहात बताना चाहता हूँ। मसला वही है, उर्दू लिखना नहीं आती है। आप लोग मुझे बुरा भला समझते हो, कहते भी हो। तो पहले कुछ शेर आपकी खिदमत में। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसानों की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। हबीब जालिब साहब के शेर हैं। 2013-14 तक मैं भी इमरान खान से बड़ी मोहब्बत करता था, इसको बड़ा आइडियलाइज करता था। है भी खूबसूरत, हैंडसम है, बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है और लगता था कि असल इनकलाबी है। आहिस्ता आहिस्ता ये उस पोजीशन पे आता जा रहा था, दुनिया के हालात ऐसे बनते जा रहे थे कि ये अल्ताफ़ हुसैन जैसा कराची में खंबे को भी खड़ा कर देता था ना, तो उसको लोग वोट देते थे। ऐसे इमरान खान को वोट मिलते और इमरान खान एक जेन्युइन लीडर बन जाता। लेकिन ये भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंटों के हाथों यगमाल बन गया और वही किरदार अदा करना शुरू कर दिया जो नवाज शरीफ ने, कठपुतली था पहले फ़ौज का, फ़ौजी लाई थी, फ़ौजी ने बनाया था और बेनज़ीरी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। फिर उससे पहले भुट्टो था, अयूब खान को डैडी कहता था। अगर अयूब खान को डैडी कहने पे भुट्टो और नवाज शरीफ ज़िया को डैडी कहता था, अपना लीडर कहता था, तो इमरान खान ने भी फ़ौज के जब चलवई चाटने थे और उन्हीं के हाथों हाईजैक होना था, तो फ़र्क क्या रह गया? फिर किस बात की मोहब्बत और किस बात की आइडियलिज़म? तो फिर मुझे इनमें इस अट्रैक्शन ख़त्म होती चली गई और जो नज़ारती तौर पे मैं इसके बड़ा करीब था, इससे मोहब्बत करता था, वो आहिस्ता 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 चली जाती गई। हम में से अगर हमारे वालिदैन भी रोज़ाना अपनी बात से फिरें, मुकरें, तो हम उनकी भी रिस्पेक्ट कम कर देते हैं। मेरा एक दोस्त है शौकत मुल्ला, मुझे बहुत अजीज़ है। वो मुंह बना के ऐसा कहता है, इनाम भाई बेज़बान आदमी है, इससे आदमी क्या बात करे। अब इमरान खान का बड़ा आशिक है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि ये इमरान खान हर जगह बेज़बानी कर जाता है। बहुत सारी जगहों पे मैं समझता हूँ उसकी मजबूरियाँ हैं, वो नहीं कर पाता वो काम को, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो वो कर सकता था, वो उससे भी फिर गया। मसलन कैबिनेट छोटी रखूँगा, तो इसको आज किसने जूता मारा हुआ है कि कैबिनेट को 50 आदमियों तक ले जा, मुशीरों की एक फ़ौज बना दे, तर्जुमानों की एक फ़ौज बना दे। इसने कहा $1 सस्ता रखूँगा, $1 बढ़ता है, ये होता है, बिजली की कीमत बढ़ती है, डीजल की कीमत बढ़ती है, पूरी इकनॉमी बैठ जाती है। तो भाई क्यों नहीं कर रहे? ये वो काम थे जो ये कर सकता था। इन्होंने BRT की बनाते टाइम, उससे पहले जब लाहौर का ये बन रही थी ऑरेंज ट्रेन और दूसरी मेट्रो, कितनी इसके ख़िलाफ़ बातें की, फिर थूक के चाटा, BRT बनाई। मैं तो कभी नहीं बनाऊँगा, बनाई। कुछ बातों में ये मजबूर था, ठीक है, मान लेते इकनॉमी हालात ख़राब थे, इसको यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे गवर्नर हाउस की दीवार गिरा दूंगा, तो वो तो कर सकते थे ना भाई, उसमें तो कुछ नहीं था। मसलन मॉडल टाउन लाहौर का केस, अब आप हुकूमत में हो, 3 साल होने को आ रहे हैं, उस केस को ओपन क्यों नहीं कर रहे? आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ बातें करते हो, आप वो केस जो साबित नहीं हो पा रहे उनको लेकर चल रहे हो, तो जो एक केस ओपन पड़ा हुआ है उसको क्यों नहीं चला रहे? PTI के दोस्तों से मेरी अपील है कि इस पर ज़रा गौर करना कि मॉडल टाउन केस जिसमें इनको हकीकी सज़ा हो सकती है वो नहीं चल रहा। फिर इन्होंने साहिवाल वाला केस कर दिया, क्या हुआ? कतर से आऊँगा, आके इसका हो जाएगा, कुछ हुआ? आप लोगों ने बोला कि हम पटवारी नहीं है, हम इमरान खान को इसके बाद मजबूर करेंगे। आप लोगों ने कोई मजबूर कर पाए? हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हम सब शख्सियत परस्त हैं, हम सब मुनाफिक हैं, हमारी कई 100 साल की मुनाफिकत की हिस्ट्री है। तो इसमें कोई देवता नहीं है, कोई महान नहीं है। ये शख्स कहता था कि पाकिस्तान में रोज़ाना 10-12 अरब रुपए की करप्शन होती है। ये इतना बड़ा गधा, इसको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान का उस वक्त का बजट कितना था टोटल, पाकिस्तान की टोटल टैक्स कलेक्शन कितनी थी। जब नवाज शरीफ ने हुकूमत ली तो टोटल टैक्स कलेक्शन थी 1900 अरब रुपए की। 1900 अरब रुपए में 3600 अरब रुपए के चोरी करवा रहा था
और रऊफ़ कलासरा जैसे बेगरत बेवकूफ़ जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं, वो जहाँ करोड़ की करप्शन होती है वहाँ पे 1 अरब बना देते हैं। नवाज शरीफ दौर में 1900 से अरब रुपए से लेके ये कलेक्शन जो हुई, जमा किए गए टैक्स, वो 3800 पे गए। तो अगर 3800 पे भी आप मान लो तो 3800 में 3600 की करप्शन हो गई तो बाकी पैसा कहाँ गया? 200 अरब रुपए में पाकिस्तान चलता था। ये वो बातें थी कि रियाम खान से शादी, अभी पूरी कौम रो रही है APS को, आप 20 दिन के बाद 30 दिन के बाद शादी कर रहे हो। अरे भाई थोड़ा तो रुक जाओ, कोई टाइमिंग तो देख लो। जब मैंने उस शादी के ख़िलाफ़ बोला तो मुझे अच्छी तरह याद है, राव अब्दुल मालिक साहब और अब्दुल हारून साहब बड़े नाराज़ हुए भाई, बड़े नाराज़ हुए। हम एक साथ बैठे लंच कर रहे थे। क्या मेरी बातें वक्त में साबित नहीं करती? 6 महीने बाद, 6-7 महीने चली शादी, 9 महीने चली, और सदा क्या चली? बातें मैं भी अपने अल्लाह से ऐसी ही प्यारी प्यारी करता हूँ, रोज़ाना रात को करता हूँ सोने से पहले। दिन भर की माफ़ी तलाफ़ी करता हूँ और अगले दिन की कस्में खाता हूँ कि बस मैं अगले दिन से ये करूँगा, ये करूँगा, ये मैं करता कराता कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ बातें करता हूँ। अगले दिन होता है तो मेरे दिमाग में एक नए मंसूबे होते हैं, क्योंकि मैं जाग चुका होता हूँ। एक नया वलवला होता है, फिर शाम होती है, फिर पार्टी होती है, फिर सब कुछ होता है। और जब रात आती है और जब सोने का टाइम आता है तो मैं भी बड़ी प्यारी बातें कर, ये सारी बातें प्यारी प्यारी करता है इमरान खान। इन्होंने किया 3 साल करप्शन 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 करप्शन, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई, एक तरफ तू कहता है कि केस बनाए जरदारी के नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ के जरदारी ने, तेरा किरदार कहाँ है? तू कहता है नेब आज़ाद है, जब तेरे वजीरों पे बात आती है तो कहता है नेब आज़ाद है, वो जब चाहे कर ले। परवेज़ खटक का केस हो गया, अलीम खान का केस हो गया, जहांगीर तरीन का केस हो गया, खुसरो बख्तियार का केस हो गया, फिरदौस आशिक अवान का केस हो गया, वो खटक का केस हो गया, सब वही के वही पेंडिंग पड़े हुए हैं। किसी पे कोई पेशरफ्त एक आने की नहीं है। नेब आज़ाद है जी, जब चाहे कर ले। फिर साथ में तू कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। जब नेब आज़ाद है तो तू कौन होता है एनआरओ देने वाला? वो तो नेब देगी, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट देगी। तो इसकी बातों में इतना तजाद है। वो जी हमने जो पैसे बांटे वो पूरी दुनिया ने सराहे। अबे बेवकूफ़, तूने बांटे ही क्या है? 2-2, 3-3 हज़ार रुपये। इधर आ ऑस्ट्रेलिया में तुझे पता लगे, तू जा यूरोप में जाके तू पता लगे कि किस तरह पैसा बांटा गया, किस तरह बिजनेसेस को ज़िंदा रखा गया, किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाया गया। आज 1 साल होने को आ रहा है, फी बंदा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट $3000 दे रही है जॉब कीपर के नाम पे। अगर आप काम की उम्र के हैं और अगर आपकी उम्र 18 से कम और 15 से ज़्यादा है तो जॉब सीकर के नाम पे आपको 2400 यानी 14 दिन के $600 मिलते हैं। $1200, 14 दिन के $1200। 28 दिनों में आपको $2400 गवर्नमेंट दे रही है। अगर आप पूरे 30 दिन की बात करो तो $2500 महीने का बिठा के दे रही है कि आप जॉब सीकर हैं। और अगर आप जॉब कीपर, आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है, आप वर्कफोर्स में शामिल थे, तो आपको 3000 28 दिनों के दे रही है। महीने के आप समझो तो $3200 आपको घर बिठा के हर बालिग आदमी को जो भी काम के काबिल था दे रही है। बिजनेस को बेपना मरात तो उन्हें 3000 रुपये दे के पाकिस्तानी अवाम पे बहुत आसान कर दिया। हमने बड़ी मदद कर दी। कौम बिजनेस से बनती है भाई साहब, कौम खैराती कैंपों से नहीं बनती। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे आपने लोगों को डरा दिया। मुझे कई करोड़ों का नुकसान हुआ है भेजे टाउन कराची में, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन। मलिक रियाज, आप उसको इस्तेमाल कर लेते, आप कोई इसको जगह देते, लीगल जगह देते, उसके बाद इंटरनेशनल जो आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी पूरी दुनिया में बिखरी हुई है, आप उनको इनवाइट करते हैं कि अपने पाकिस्तान में पैसा लगाओ, घर बनाओ, और उसको मैनेज करेगा मलिक रियाज। अरबों डॉलर की उम्मीद हो सकती थी, आपने मलिक रियाज को बर्बाद कर दिया अदालती निज़ाम में। और पाकिस्तानियों का एतमाद, अब मुझसे कोई कहे पाकिस्तान में 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दो, मैं नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया। किस लिए हो गया? कि जब मलिक रियाज सोसाइटी लॉन्च कर रहा था, सारे अदालत, सारी इंतज़ामिया सत्तू पी के सो रही थी। उस वक्त किसी ने नहीं बोला। फिर वो जो चीफ जस्टिस था निसार हरामज़ादा, उसने बोला कि इनको किस्तें बंद कर दो, जमा नहीं कराओ। हमने किस्तें बंद कर दी, उन्होंने हमारा प्लाट कैंसिल कर दिए। उसकी कोई सुनवाई हुई? आज तक अपनी पेमेंट के इंतजार में बैठे हुए हैं।
तो जो ये काम कर सकते थे, जो ये इनकलाब ला सकते थे, साफ़ सुथरे लोग इन्होंने अपने साथ रखे नहीं, सारे करप्ट टोला जमा किया और सारा करप्ट टोला फ़ौज ने भेजा, इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा इसको नाकाम बनाने के लिए, और ये नाकाम होता चला गया। कोई एक बात जो पूरी हो गई हो, अजनास दवाइयाँ कई कई गुना महंगी, डायलिसिस पहले पेशेंट्स के होते थे ख़त्म, कैंसर की दवाइयाँ मिलती थी ख़त्म। नवाज शरीफ चोर है, चोर है, मैं मानता हूँ चोर होगा, चलो होगा चोर। उस चोर ने पीली टैक्सियाँ दी 92 में, उस चोर ने अभी लाहौर चले जाओ, ग्रीन कलर की गाड़ियाँ हज़ारों घूम रही हैं शहर में, बिजनेसेस के लिए लोन दिए, लैपटॉप में करप्शन की, करप्शन अच्छा जी की, लेकिन तुम लोगों को तो लैपटॉप मिल गए, आज करप्शन नहीं हो रही, लैपटॉप भी नहीं मिल रहा, क्या फ़ायदा हुआ? अगर करप्शन हो रही थी तो तुम लोगों को तो कुछ मिल रहा था, वही लेते रहो, चुपचाप लेते रहते। फिर सबसे बड़ा कौमी जुर्म जो मुझे लगता है, शरह सूद बढ़ाना। शरह सूद बढ़ा के इन्होंने 12-13% पे ले गए, 13.25% पे ले गए, 5% से। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर जितना भी स्टेट बैंक का कर्जा था या बाहर का कर्जा था, वो जी हॉट मनी आ रही, वो हॉट मनी तो वापस चली गई। अब क्या हुआ, 5% से उठा के 13% कर दिया, तो आपने हर 1 अरब रुपए पे सालाना 8 करोड़ रुपए कर्जा बढ़ा लिया, अपना सूद बढ़ा लिया। वो बढ़ने का बोझ पूरा पाकिस्तानी कौम ने उठाया। आज पाकिस्तान के ऊपर कहते हैं 40,000 अरब रुपए का कर्जा है, तो 13% के हिसाब से, आप तो उन्होंने कम करके मेरा ख्याल है 6-7-8% पे आ गए, लेकिन जब ये 13% पर चल रहे थे तो आप हिसाब लगा लो 40,000 अरब रुपए का 13% कितना बनता है। ये वो कौम जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाती, वो सूद भर रही है जीएसटी के नाम पे, टैक्सेस के नाम पे। फिर कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते। अब किस चीज़ पे टैक्स नहीं चाहिए तुम्हें? हर चीज़ पे, बिजली पे टैक्स है। अगर बिजली हम 1000 रुपये की यूज़ करते हैं तो 1200-1300 उस पर टैक्सेस देते हैं। पेट्रोल पर टैक्स है, डीजल पर टैक्स है, खाने पीने की दुनिया भर में अजनास पे जीएसटी नहीं होता, हमारे मुल्क में जीएसटी भी है इस पर। फिर कहते हैं टैक्स नहीं देते। अच्छा, अगर टैक्स नहीं देते तुम लोग भी तो कोई काम नहीं करते, आवाम को क्या दे दिया? आवाम तो वैसे ही भूखी नंगी है। करप्शन ख़त्म हो करूँगा, ये पैसा आ जाएगा, वो पैसा आ जाएगा, ना कोई करप्शन ख़त्म हुई, ना किसी को सज़ा हुई कि भाई होता क्या, हाँ यार फलां को सज़ा हो चुकी, उससे ये रिकवरी हो चुकी, ना कोई रिकवरी है, ना कोई सज़ा है। एक लारा लप्पा दिया हुआ है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, जीना मुश्किल होता जा रहा है। अल्टीमेट गोल यही था, इनकलाब से जान छुड़ा ली जाए। अब अगर कोई इनकलाब जेन्युइन आता भी तो वो तो आ नहीं सकता। शरह सूद बढ़ाने से कर्ज बढ़ गए, उसका सूद उतारना पाकिस्तानी कौम को पड़ गया, महंगाई इस वजह से हुई। एहसाक डार पे बड़ा इल्ज़ाम लगाते थे और राव अब्दुल मालिक जैसे लोग बड़ा चीखते थे कि जनाब 50 करोड़ डॉलर हर महीने वो डालता है, तो साल के हुए जनाब 6 अरब डॉलर। 6 अरब डॉलर वो मार्केट में डालता था ताकि रुपए की कीमत मसनूई तौर पे मुस्तहकम रहे, उस पर बड़ी वो थी। आज आपने रुपए को आज़ाद कर दिया तो आपने क्या अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा ली? एक्सपोर्ट आपकी तो वहीं की वहीं है, लेकिन उसका अल्टीमेट फ़र्क क्या पड़ा आपको कि पूरी कौम ने हर चीज़ महंगी लेनी शुरू कर दी। आपका अल्टीमेटली पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, दवाइयाँ महंगी हो गई, हर रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में आता है महंगा क्या आ रहा है। कौम भर रही है, पिस रही है और भर रही है। वही ज़्यादा अच्छा था कि आप 50 करोड़ डॉलर मार्केट में डालते रहते और इसको स्टेबल रखते, तो कम से कम ये लोग कुछ तो सांस ले सकते थे। इन्हीं वजूहत की बना पे ये शख्स मुझे इंतहाई नापसंद है। एक तो ये बदतमीज़ है, बदतमीज़ी इसने अपने लोगों को सिखाई है। दूसरा नाअहल है। तीसरा ये अपनी एक ज़बान से फिर गया। अब 3 साल होने को आ रहे हैं। मेरा इसको मशवरा ये है कि बजाय इसके कि फ़लाँ चोर फ़लाँ चोर फ़लाँ चोर, इसको छोड़ के कुछ पॉजिटिव क्रिएटिव काम कर ले यार, आवाम को कोई रिलीफ दे दे किसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।